जैव प्रक्रम यानी जैविक क्रिया क्या होती है? तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जितने भी जीव जंतु इस धरती के ऊपर हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। उन्हीं क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। अगर साथियों जैव प्रक्रम को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो हम उन्हें 4 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 आता है हमारा पोषण, दूसरा आ जाता है हमारा श्वसन, तीसरा आता है वहन और चौथा आ जाता है उत्सर्जन। तो हम इन चारों चीज़ों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके आपको 4 वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम एक वीडियो में पोषण को समझेंगे, दूसरे में श्वसन को, तीसरे में वहन को और चौथे में उत्सर्जन को। तो हम छोटे छोटे वीडियो को बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से समझा सकें। तो चलिए सबसे पहला पोर्शन हम पढ़ेंगे कि ये पोषण आखिरकार होता क्या है। तो साथियों पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, तो पोषण का तात्पर्य है भोजन ग्रहण करना। बचे हुए भोजन का फिर अवशोषण होता है। उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उस अवशोषित किए गए भोजन का उपयोग किया जाता है, जिसको हम सब पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जाता है। वो दोनों समूह कौन कौन से हैं? तो वो 2 समूह आते हैं आपके स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत वे जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन जीव जंतुओं पेड़ पौधों को हम सब स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा किताबी भाषा में समझें तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में अगर समझें तो आ गए हमारा पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जिसे आपका मनुष्य और अन्य जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो साथियों जो स्वपोषी पोषण वाले जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो स्वपोषी पोषण वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने के दौरान वे सभी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं और क्लोरोफिल, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु, इन दोनों का उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें आपका ये बन जाता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन वो मुक्त कर देते हैं और जल वाष्प भी पेड़ पौधे मुक्त करते हैं। और ये जो हमारा ग्लूकोज है इसको वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं और जल वाष्प भी वातावरण में छोड़ देते हैं। अगर हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री पेड़ पौधों को चाहिए होती है तो उसके अंतर्गत आ जाता है हमारा पहला तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा चाहिए उनको जल। अगर ये चारों चीज़ें पेड़ पौधों को उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य का प्रकाश तो साथियों पेड़ पौधों को सूर्य से मिल जाता है, क्लोरोफिल तो पेड़ पौधों के पत्तियों में ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको पेड़ पौधे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं और जो जल होता है इसको पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी के अंदर से जल को अवशोषित करके प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान साथियों जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और जो जल के अणु होते हैं, जल के अणुओं को पेड़ पौधे 2 भाग में तोड़ देते हैं, एक तो हाइड्रोजन में, दूसरा ऑक्सीजन में।
तो जल के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वे उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होती हैं। स्टोमेटा, जिसको हिंदी में रंध्र बोला जाता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या फिर स्टोमेटा बोला जाता है। इन्हें स्टोमेटा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे गैसों का अधिकांश आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का रंध्रों द्वारा ही निष्कासन किया जाता है। तो स्टोमेटा जो है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और जल वाष्प को भी ये इसी स्टोमेटा के द्वारा मुक्त करते हैं। स्टोमेटा को हम अपनी नाक के समान समझ सकते हैं। अगर हमारा नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी तरह से अगर पेड़ पौधे के स्टोमेटा को हम बंद कर दें तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं। अगर उनके इसी स्टोमेटा को बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं ले सकते और अपना भोजन नहीं बना सकते। जब भोजन नहीं बनेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसा कि हम अगर नाक और मुंह को बंद कर दें तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। सेम इसी तरह से पेड़ पौधे भी होते हैं। साथियों, जो घास फूस के ऊपर हम सब दवा डालते हैं घासों को सुखाने के लिए, वो दवा जो है इन्हीं स्टोमेटा के ऊपर काम करती है। वो दवा का काम होता है इसके स्टोमेटा की जो कोशिकाएं होती हैं उनको घायल कर देना। जब कोशिकाएं घायल हो जाएंगी तो स्टोमेटा ना तो खुलेगा ना तो बंद होगा। अगर बंद है तो वो बंद ही रह गया, खुला है तो वो खुला ही रह जाएगा और फिर पेड़ पौधे धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो स्टोमेटा किसी भी पेड़ पौधे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारे लिए हमारी आँख, हमारी नाक और मुँह। अब अगला पॉइंट हमारा आता है विषमपोषी पोषण। साथियों, विषमपोषी पोषण को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आता है हमारा प्राणी संपोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण, नंबर 3 आता है परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण में हम अगर देखें तो इसके अंतर्गत संपूर्ण जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ले जा करके पचाने का काम करते हैं। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है कि जीव जंतु भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर पचाने का काम करते हैं। और मृत जीवी पोषण के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो मृत जीव के शरीर से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनको बोला जाता है मृत जीवी पोषण। मृत माने होता है मरे हुए। जो मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोला जाता है मृत जीवी। परजीवी पोषण के अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। उनको मारे बगैर उनके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। वो आते हैं परजीवी पोषण के अंतर्गत। इसमें आएगा आपका अमरबेल और जू फीता कृमि। ये सभी क्या करते हैं कि किसी दूसरे के शरीर में रहते हैं और उनके खून से अपना पोषण लेते रहते हैं और उनको कभी मारते नहीं हैं। ये आ जाएगा आपका परजीवी के अंतर्गत। अब हम सब समझेंगे मनुष्यों में पोषण किस प्रकार होता है। साथियों, मनुष्यों में जो पोषण का चरण है वो 5 चरण में होता है। नंबर 1 के अंतर्गत आएगा आपका अंतर्ग्रहण, नंबर 2 आता है आपका पाचन, नंबर 3 आएगा अवशोषण, नंबर 4 आएगा स्वांगीकरण, नंबर 5 आएगा आपका बहिक्षेपण। हम सबसे पहले समझेंगे कि अंतर्ग्रहण वास्तव में क्या होता है। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत भोजन को शरीर के अंदर ले जाया जाता है। तो अंतर्ग्रहण में क्या रहेगा, हम भोजन किसी भी माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने के प्रोसेस को ही बोला जाता है अंतर्ग्रहण। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिया है कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से लेकर के गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है तो आंसर होगा आपका मुंह से लेकर के गुदा तक की जो नली रहती है उसको बोला जाता है आहार नाल। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें तो इसमें हम सबका आएगा सबसे पहला नंबर मुंह। साथियों, मुंह का काम होता है भोजन का अंतर्ग्रहण करना। मुंह के अंदर साथियों हमारे होते हैं दांत। दांत का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या फिर चबाना। दांत के बाद आता है हमारा जीभ, यानी जिसको हम जीवा बोलते हैं। जीभ का काम होता है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना। उसके बाद आएगा आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती है कि अपने अंदर से लार निकालती है और लार को निकाल करके वो भोजन के साथ उसको मिक्स कर देती है। और लार में पाया जाता है एमिलेस एंजाइम। याद रखिएगा कौन सा एंजाइम, तो एमिलेस एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है।
जो भोजन के अंदर स्टार्च होता है उसको पचाने के लिए एमिलेस एंजाइम सहयोग करता है, और एमिलेस एंजाइम पाया कहाँ जाता है, तो वो लार के अंदर पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आएगा ग्रसिका। ठीक है, तो ग्रसिका में क्या होता है, जो ग्रसिका हमारी है उसका काम होता है भोजन को मुंह से अमाशय तक ले जाना। ठीक है, तो ग्रसिका का काम होता है भोजन को मुंह से लेकर के अमाशय तक ले जाना। तो भोजन जो मुंह से अमाशय तक जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, तो ग्रसिका के द्वारा। ये आपको नोट रखना है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा चित्र आप लोगों को दिखाएं तो चित्र आप लोग देखिए, तो इसमें आपको यहाँ पर जीभ दिखाया गया है जो मुंह के अंदर होता है, हम सब के अंदर होता है। और उसके बाद है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका क्या है, तो साथियों मुंह से लेकर के ये अमाशय तक की जो नली है इसको ग्रसिका बोला जाएगा। यहाँ पर यकृत होता है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये यकृत का है। अमाशय यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा जो अमाशय का है। और पित्त नली आपको यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा पार्ट, इसको बोला जाएगा पित्ताशय। और अग्नाशय हमारा ये जो इतना पोर्शन है इसको बोला जाता है अग्नाशय। परिशेषिका यहाँ पर है, गुदा द्वार जो है वो यहाँ है, और बृहदांत जो है इसको बोला जाएगा, और क्षुद्रांत जो है ये इसको बोला जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरे डायग्राम को देख लिया है, और कौन सा अंग किस स्थान पे है उसको भी आप लोगों ने देख लिया है। नंबर 3 आता है साथियों हमारा अमाशय। अब अमाशय में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देख लेते हैं। अमाशय में पाया जाता है साथियों जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 निकलता है आपका पेप्सिन, नंबर 2 निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नंबर 3 निकलता है श्लेष्मा। अब यहाँ पर हम तीनों के काम समझ लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो साथियों जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करेगा, तो प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका काम होता है कि भोजन को अम्लीय माध्यम देना। ठीक है, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर गया है उस भोजन को अम्लीय माध्यम देना, वो काम होता है हाइड्रोक्लोरिक का। और जो हमारा श्लेष्मा है, इस श्लेष्मा का काम होता है जो अमाशय की आंतरिक स्तर की पतली पतली लेयर होती हैं उन पतली लेयर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा देना। अगर ये श्लेष्मा नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट के अंदर बनता है वो अमाशय के पतली लेयर को नुकसान पहुंचाएगा, उनको वो जला सकता है। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हमारी जठर ग्रंथियां श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। अगला है क्षुद्रांत, जिसको साथियों हम छोटी आंत भी बोलते हैं। छोटी आंत से निकलता है आंत रस। आंत रस का काम क्या होता है, तो आंत रस का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, वसा को वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। तो आंत रस का काम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को परिवर्तित करना होता है। उसके बाद जो हमारी क्षुद्रांत है वो यकृत से भी और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। अब यकृत से क्या उसको मिलता है, तो साथियों यकृत से उसको मिलता है पित्त रस, और पित्त रस का काम होता है जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं उनको छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित करना। वसा की जो ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं उनको छोटे छोटे गोलियों में परिवर्तित करने का काम जो है वो पित्त रस करता है, ये आपको याद रखना है। और पित्त रस निकलता कहाँ से है, तो वो निकलता है यकृत के अंदर से। अब अगला पॉइंट जो हमारा है उसको हम सब देखेंगे। तो अगला पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा अग्नाशय। अब अग्नाशय से क्या निकलेगा, तो साथियों अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एमिलेस एंजाइम होता है, नंबर 2 ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, नंबर 3 लाइपेज एंजाइम होता है। अब इन तीनों एंजाइम का काम क्या होता है, तो साथियों जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है पेप्टोन्स में। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, और जो वसा है इसको लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल में बदल देता है, और जो स्टार्च होता है इसको एमिलेस एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और हमारे छोटी आंत में ही पाया जाता है दीर्घ रोम। दीर्घ रोम का काम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। जो छोटे छोटे रोम होते हैं उसका काम क्या रहेगा, जो अवशोषण करने का सतह है उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देना, ये काम होता है दीर्घ रोम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाता है हमारा बृहदांत। बृहदांत का मतलब है बड़ी आंत। इसमें क्या होता है कि जल का अवशोषण किया जाता है, और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊं तो साथियों जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई सभी जीवों में अलग अलग होती है, और सबसे लंबी अगर छोटी आंत की बात की जाए तो वो शाकाहारी जीवों की होती है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उन जीवों की छोटी आंत सबसे
बड़ी होती है और मांसाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कम होती है। अगर सबसे बड़ी छोटी आंत की बात करें हम सब, तो सबसे बड़ी छोटी आंत की लंबाई गाय के अंदर होती है, यानी गाय की जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी होती है। धरती के ऊपर जितने जीव हैं उन सभी जीवों में सबसे बड़ी अगर आंत होती है तो वो होती है गाय की। ये आपको क्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। जैसे जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य के अंदर किया जाता है। आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होगा, तो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। अब कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में पायरूट और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं है तो उस दौरान इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ये तीन चीज़ें बनती हैं और ये प्रक्रिया होती है ईस्ट के किण्वन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगी। और ये क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट के किण्वन में होती है। अब यहाँ आ जाए ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन का अभाव का मतलब है ऑक्सीजन होगा लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तब क्या क्या चीज़ें बनेंगी, तब बनेगा हमारा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर होता है। उसके बाद हम सब देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ठीक है, जो श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है वहाँ पर क्या चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ पर बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये प्रोसेस कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तब प्रोसेस होता है जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन जब कम मात्रा में रहेगी तो हमारी पेशी के कोशिकाओं में श्वसन होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी तो ईस्ट के किण्वन में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो श्वसन को हम दो भाग में बांटते हैं। एक आता है हमारा वायवीय श्वसन, दूसरा आता है हमारा अवायवीय श्वसन। अभी वायवीय श्वसन की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और इसके पाचन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वायवीय श्वसन में ही प्राप्त होता है, 36 ATP, ठीक है। ATP को बोला जाता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है वो 36 ATP मिलती है और ये होता कहाँ है, तो मानव के अंदर। अवायवीय श्वसन में क्या होगा, अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है और इसमें जो बनने वाला पदार्थ होता है वो आ जाएगा एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ये केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। जो अवायवीय श्वसन है ये कोशिका द्रव्य के अंदर बनती है। इसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है वो भी कम होती है और इसमें उत्पन्न होगी ऊर्जा केवल 2 ATP, ठीक है। वायवीय श्वसन में 36 ATP, लेकिन अवायवीय श्वसन में केवल 2 ATP ही ऊर्जा प्राप्त होती है और ये प्रक्रिया साथियों ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम सब समझेंगे अंतः श्वसन आखिरकार क्या है। तो साथियों अंतः श्वसन में सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाते हैं और उच्च श्वसन में हम फेफड़ों से वायु या गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अंतः श्वसन में क्या होता है कि हम अपने आसपास के जो वायुमंडल होते हैं उनमें से गैसों को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और उच्च श्वसन में क्या होता है कि जो गैसें हम शरीर के अंदर ले गए हैं उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। स्थलीय जीव जो होते हैं वो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो जीव जल के अंदर रहते हैं वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।